हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा चैप्टर 5 गति के नियम जो हमारा चल रहा था उसमें आगे का जो टॉपिक है 5.7 संवेग संरक्षण के बारे में देखते हैं। तो उसके आगे वाले वीडियो में हमने संवेग के बारे में सीखा था। तो आज है संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण नियम की ओर अग्रसर करते हैं हम। तो इसमें एक परिचित उदाहरण से हम इस संवेग संरक्षण के बारे में देखते हैं। तो किसी बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है। तो यदि बंदूक द्वारा गोली पर जो बल लगता है उसे हम F बोलते हैं। तो गोली द्वारा बंदूक पर जो बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम? -F। ओके, क्योंकि वो उसकी विपरीत दिशा में लगता है और दोनों बल समान समय के अंतराल में जो डेल्टा टी तक कार्य करते हैं। तो जो गोली का संवेग है वो क्या बने, संवेग का जो परिवर्तन है वो क्या बनेगा? F डेल्टा टी। जो सूत्र है F = डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो हमने आगे के वीडियो में देखा था उससे आएगा। तो उसका जो गोली का संवेग क्या होगा? F × डेल्टा टी। उसके बाद जो बंदूक का संवेग परिवर्तन क्या होगा? -F × डेल्टा पी, क्योंकि ये उसकी विपरीत दिशा में होगा। ओके, तो ये दोनों जो गोली और बंदूक का जो निकाय है उसमें उन दोनों का जो आरंभ में जो बल था वो क्या था? आरंभ में जो संवेग था वो क्या था? 0। और अतः संवेग परिवर्तन अंतिम संवेग क्या होगा? वो भी 0 होगा। इसलिए अतः संवेग परिवर्तन अंतिम संवेग के बराबर है। ओके, तो इस प्रकार यदि छोड़ने के पश्चात गोली का संवेग Pb होता है तो बंदूक का प्रति संवेग क्या होगा? Pg। ओके, तो Pb = -Pg होगा, अर्थात Pb + Pg = 0। इस सूत्र से हम इसको बोल सकते हैं कि गोली बंदूक निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ओके, तो ये था संवेग संरक्षण का नियम। तो इसके बाद जो वियुक्त निकाय होता है, इसका मतलब है कोई बाह्य उस निकाय पे कोई बाह्य बल नहीं लगता। ओके, तो उसमें प्रत्येक युगल के लिए पारस्परिक बल समान एवं विपरीत है। उसमें जो बल लगता है उनका मूल्य समान होता है, लेकिन उन दोनों की दिशा क्या होगी? एक दूसरे से विपरीत होगी। तो संवेग परिवर्तन युगलों में निरस्त हो जाता है, यानी कि उनका जो मूल्य होता है वो 0 हो जाता है। तो कुल संवेग क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो इस तथ्य को क्या बोलते हैं हम? संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। तो कोई प्रत्येक युगल के लिए पारस्परिक बल समान एवं विपरीत है और संवेग परिवर्तन युगलों में निरस्त हो जाता है। तो कुल संवेग क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो इस नियम को क्या बोलते हैं हम? संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण नियम। इसके बाद कोई अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग भी संरक्षित रहता है। अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग भी क्या रहता है? संरक्षित रहता है। उसके लिए भी हम एक नया उदाहरण देखते हैं। तो इसमें दो पिंड जब संगठन में होते हैं तो दो पिंड A और B लेते हैं, तो उसका जो आरंभिक संवेग क्या होगा? Pa तथा Pb। जो A का संवेग है वो Pa होगा तथा B का संवेग Pb होगा। ओके, और उन दोनों का अंतिम संवेग क्या होगा? Pa' तथा Pb' हम लेते हैं। तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम द्वारा हम इसे समझते हैं तो क्या होगा? FAB, जो A पिंड से B पिंड पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं FAB × डेल्टा टी = क्या होगा?
पी ए डैश माइनस पी ए डैश माइनस पी ए, यानी कि जो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, वो किसके बराबर होगा? संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। ओके। तथा जो बी पिंड से ए पिंड पर जो बल लगता है उसको एफ बी ए से हम दर्शा सकते हैं। तो उसका जो संवेग होगा क्या होगा? एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन। तो क्या होगा? पी बी डैश माइनस पी बी, मीन्स जो बी पिंड का जो अंतिम संवेग माइनस बी पिंड का प्रारंभिक संवेग। ओके। तो ये संवेग का परिवर्तन है। तो समान समय डेल्टा टी अंतराल के लिए पिंड संपर्क में जब होते हैं, दोनों जो ए पिंड और दो पिंड दोनों संपर्क में होंगे, तो उनका जो बल है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी कि जो ए पिंड बी पिंड पर जो बल लगाता है वो बल का मूल्य जो बी पिंड ए पिंड पर जो बल लगाता है उन दोनों का मूल्य समान होगा, लेकिन उनकी दिशा कैसी होगी? एक दूसरे से विपरीत होगी, इसलिए यहाँ माइनस लिखा है। तो उनका संवेग कैसे लिखेंगे हम? पी ए डैश, जो ऊपर वाले जो समीकरण था हमारा, तो पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू, ये माइनस ये वाला होगा, पी बी डैश माइनस पी बी। ओके। तो अर्थात पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बनेगा। ओके। तो ये जो समीकरण है वो क्या दर्शाता है कि वियुक्त निकाय ए प्लस बी का कुल अंतिम संवेग उसके आरंभिक संवेग के बराबर होता है। तो ये जो डैश वाला था वो अंतिम संवेग था और ये प्रारंभिक संवेग, तो दोनों का मूल्य समान हो गया, इसलिए उनका जो अंतिम और प्रारंभिक संवेग दोनों का मूल्य समान है। तो यह नियम दोनों प्रकार के संघटों प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ दोनों पर लागू होता है, और जो नियाक की कुल आरंभिक गति ऊर्जा वो नियाक की कुल अंतिम ऊर्जा के बराबर होती है। जो ये संघटों में जो उसकी ऊर्जा होती है पिंडों की, वो जो अंतिम ऊर्जा होती है उसका जो मूल्य होता है वो उनकी प्रारंभिक ऊर्जा के मूल्य दोनों बराबर होते हैं। तो ये देखा हमने संवेग। उसके आगे का जो टॉपिक है वो है 5.8 किसी कण की साम्यावस्था। तो यांत्रिकी में किसी कण की साम्यावस्था का उल्लेख उन स्थितियों के लिए किया जाता है जिनमें कण पर नेट बाह्य बल क्या होता है? शून्य होता है। जिनमें जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसके अनुसार इसका ये अर्थ होता है कि कण विरामावस्था में है अथवा एक समान गति कर रहा है। तो यदि किसी कण पर दो बल F1 तथा F2 कार्यरत है तो साम्यावस्था के लिए आवश्यक है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, अर्थात कण पर जो कार्यरत दोनों बल है उनका मूल्य समान एवं उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस लिखा है। ओके। उसके बाद जो हम तीन संगामी बल लेते हैं F1, F2 तथा F3, तो इन तीनों के अधीन साम्यावस्था यानी कि जो संतुलन अवस्था के लिए इन तीनों बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ओके। तो इन तीनों का मूल्य 0 होगा। उसके बाद जो बलों के समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा प्राप्त किन्हीं दो बल, मान लीजिए कि F1 और F2 है, तो उसका परिणामी तीसरे बल F3 के समान एवं विपरीत होना चाहिए। तो इस चित्र में दिखाया गया है जैसे कि ये F1 है और ये F2 है और ये तीसरा बल क्या है? F3। तो F1 का मूल्य क्या होगा? जो हमारा जो हम सदिश जैसे लेते हैं तो F1 यहाँ पे F1 होगा और ये F2
यहाँ पे F2 होगा। ओके, चतुर्भुज नियम के अधीन पे। तो F3 की दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। ओके, तो जो F1 और F2 का जो परिणामी सदिश भी यहाँ पे होगा और F3 का भी यहाँ पे होगा, लेकिन जो F3 का यहाँ पे क्या होगा? -F3 होगा, यानी कि या जो दिखाया गया है F1 F2 का जो परिणामी है वो F3 के समान होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, जो यह चित्र द्वारा हम देख सकते हैं। ओके, वैसे ही कोई F1 F2 तो उसका जो परिणामी क्या है? F3। तो जो F3 का जो मूल्य होगा वो F1 और F2 का जो परिणामी का मूल्य होगा वो उसके जितना ही होगा, लेकिन उसकी दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। तो उसमें जो हमारा चतुर्भुज और त्रिभुज का जो सदिश का नियम है, उसमें जो शीर्ष के पास जो दूसरे सदिश का क्या रखा जाता है? पूछ, वैसे हम दर्शा सकते हैं। ओके, तो चित्र के अनुसार साम्यावस्था में तीन बलों को किसी त्रिभुज की भुजाओं पर, जिस पर चक्रीय क्रम में सदिश तीर बने हो, जैसे यहाँ हमने दिखाए। ओके, तीर सदिश के तीर के जैसे, तो इस द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं। ओके, तो समीकरण जो 2 है F1 + F2 + F3, उसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं F1x + F2x + F3x = 0 प्लस वैसे ही F1y + F2y + F3y = 0, F1z + F2z + F3z = 0। ये क्या है? बल के x वाले हैं जो x दिशा के घटक, y वाले हैं वो y दिशा के घटक और z वाले हैं वो z दिशा के घटक। तो इसमें F1x, F1y तथा F1z व क्रमशः F1 जो सदिश हमारा F1 है उसके x, y तथा z दिशा में घटक है। वैसे ही F2x, F2y, F2z वो F2 के x, y, z दिशा के घटक, और वैसे ही F3z, F3y, F3x वो z, x, y दिशा के घटक है। तो वैसे कर्ण की साम्यावस्था हम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है उदाहरण 5.8। ओके, तो उसमें क्या है कि 6 किलोग्राम की एक संहति है, वो किसी पिंड के छत से 2 मीटर लंबाई की डोरी द्वारा लटकाया गया है। ये चित्र में दिखाया गया है कि ये डोरी की लंबाई कितनी है? 2 मीटर, और ये जो वेट है 6 किलोग्राम है। ओके, डोरी के मध्य बिंदु पर चित्र 5.8, तो ये चित्र 5.8 है। उसके ये जो 2 मीटर डोरी है उसका ये मध्य बिंदु P है। तो P पर क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन बल लगाया जाता है। तो यहाँ से 50 न्यूटन का हम बल लगाते हैं, तो क्या होगा? तो डोरी की साम्यावस्था में ऊर्ध्वाधर से यहाँ से वो एक कोण बनेगा जो है थीटा। ओके, तो जो थीटा बनेगा उसका मूल्य हमें यहाँ फाइंड करना है। उसमें g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डोरी की संहति को नगण्य मानना है हमें। ओके, तो इस उदाहरण को हम समझते हैं। तो पहले जो भार W, जो संहति है W, उसकी साम्यावस्था में तनाव बल, तो यहाँ पे जो डोरी का जो तनाव बल यहाँ ऊपर भी लगेगा और यहाँ नीचे भी लगेगा। ओके, ऊर्ध्वाधर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। तो उसने जो यहाँ वेट जो हमने लगाया है
तो उसको T2 बोलेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला बल को हम T2 लेंगे और ऊपर जो लगता है उसे T1 लेंगे। ओके, तो T2 क्या होगा, जो तनाव बल का जो समीकरण किया है, T इज इक्वल टू M इंटू जी। M क्या होगा, जो अब डोरी से जो वेट लगाया है उसका मूल्य वो कितना है 6, और G कितना है, हमें क्या लेना है 10, तो T2 क्या होगा 60 न्यूटन। ओके, उसके बाद जब डोरी में क्षैतिज दिशा में क्या 50 न्यूटन का बल लगता है, तो उस दौरान क्या होगा, तनाव बल T1 तथा T2 तथा क्षैतिज बल जो 50 न्यूटन की क्रियाओं के अधीन संहति P की साम्यावस्था में यहाँ पे एक त्रिकोण बनेगा, तो उसमें यहाँ थीटा कोण बनेगा। तो जो ये ऊपर वाला जो ऊर्ध्वतल में जो तनाव बल है T1 है, तो जो उसकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे T1 cos थीटा, और यहाँ सामने वाली जो बाजू है उसको क्या बोलेंगे हम T1 sin थीटा। ओके, तो T1 sin थीटा का मूल्य क्या होगा 50 न्यूटन, क्योंकि यहाँ समक्षितिज दिशा में क्षैतिज दिशा में हमने 50 न्यूटन का बल लगाया है, तो उसका मूल्य क्या होगा T1 sin थीटा 50 न्यूटन होगा। उसके बाद जो ऊर्ध्वतल में जो तनाव बल लगेगा T1 है, तो उस दौरान उसका संहति का बल क्या होगा T1 cos थीटा है, वो जो T2 पर T2 जितना तनाव बल लगता है उतना ही लगेगा। ओके, क्योंकि ये एक लाइन में है, तो कितना होगा 60 न्यूटन, जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर तनाव बल लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो होगा वो T1 इज इक्वल टू T2 होगा, लेकिन जब हम बाहर से कोई बल देते हैं तब तनाव बल में परिवर्तन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो T1 cos थीटा कितना होगा T2 के बराबर होगा, वो है 60 न्यूटन। ओके, तो जो समीकरण 1 और 2 है उनका जब हम अनुपात करते हैं तो T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा, तो क्या होगा 50 न्यूटन अपॉन 60 न्यूटन, तो T1 कैंसिल होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा tan थीटा, और यहाँ पे 50 अपॉन 60 क्या होगा 0.8333। ओके, तो जब हम नेचुरल टेंजेंट से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी 39.43 कला। ओके, तो ये था उदाहरण 5.6। इसी तरह हम तनाव बल के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं वो देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आगे वाला जो टॉपिक है आगे का 5.9 वो है यांत्रिकी में सामान्य बल। तो हमारी जो यांत्रिकी है, जो हमारा मैकेनिक्स है, तो इसमें कितने प्रकार के बल लगते हैं उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो यांत्रिकी में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है, लेकिन वास्तव में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सर्वव्यापक है। तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं पृथ्वी के गुरुत्व बल का ही अनुभव करती है, और गुरुत्वाकर्षण बल है वो आकाशीय पिंडों को गतियों को नियंत्रित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी दूरी पर बिना मध्यवर्ती माध्यम के कार्य भी कर सकती है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सर्वव्यापी है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम इस पृथ्वी पर टिक सकते हैं। ओके, इसलिए इसको सर्वव्यापी बल कहा गया है। इसके बाद जो यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले सभी बल संपर्क बल। यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले सभी बल संपर्क बल है। किसी पिंड पर जब संपर्क बल अन्य पिंड ठोस अथवा तरल के संपर्क द्वारा ही उत्पन्न होता है। संपर्क पृष्ठों के अभिलंबवत संपर्क बल के घटक को अभिलंब बल बोलते हैं, और जो समांतर घटक होता है उसको हम घर्षण बल बोलते हैं।
और संपर्क बल तभी उत्पन्न होते हैं जब ठोस तरलों के संपर्क में आते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं तो ठोस को तरल में डुबाते हैं तो एक उत्प्लावन बल और वो उस उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है और वो ठोस द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जो उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है उसका मूल्य कितना होता है, तो जितना भी तरल विस्थापन होता है उसके बराबर होता है। उसके बाद जो बल आता है तो सामान्य बल, कमानी बल तथा डोरी में जो तनाव बल उत्पन्न होते हैं वो है जो हमने आगे वाले जो उदाहरण में देखा तनाव बल, तो ये है। तो जब किसी कमानी मीन्स उस इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को किसी बाह्य बल द्वारा संपीड़ित अथवा विस्तारित किया जाता है, हम उसे संपीड़ित भी कर सकते हैं और खींच के विस्तारित भी कर सकते हैं। तो उस दौरान उसमें कौन सा बल लगता है, कौन सा बल उत्पन्न होता है, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। तो कमानी बल F को F = -kx द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ जो x है उसको विस्थापन बोलते हैं और k को क्या बोलते हैं, कमानी स्थिरांक या बल स्थिरांक बोलते हैं। यहाँ जो ऋणात्मक निशानी है वो क्या दर्शाता है, बल अनातीन अवस्था में विस्थापित से विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि यह जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक निशानी द्वारा, ऋणात्मक संज्ञा द्वारा हम दर्शाते हैं। ओके। और किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को उसका कौन सा बल बोलते हैं, तनाव बल बोलते हैं। तो यांत्रिकी में केवल गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल उत्पन्न होते हैं, तो उसमें जो संपर्क बल मूल रूप से वैद्युत बलों से ही उत्पन्न होता है। तो मूल रूप से वैद्युत बलों से ही उत्पन्न होता है। यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकती है क्योंकि यांत्रिकी में हम अनवेशित तथा अनुचुंबकीय पिंडों की चर्चा भी करते हैं, परंतु सूक्ष्म स्तर पर सभी पिंड आवेशित अवयवों जैसे कि नाभिकों तथा इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनते हैं। जब सभी जो सूक्ष्म स्तर पर सभी पिंड किन दोनों से बनते हैं, तो नाभिकों तथा इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ओके। तो तथा आणवीय संघटन प्रतिघातों तथा पिंडों की प्रत्यास्था आदि के कारण उत्पन्न विभिन्न संपर्क बलों की खोजनीय से ज्ञात होता है कि अंततः ये विभिन्न पिंडों के आवेशित अवयवों के बीच वैद्युत बल ही है। तो इन सभी के जो बीच का जो बल है वो कौन सा बल है, हमारा वैद्युत बल ही है। तो ऐसे ही जो यांत्रिकी में हमारे जितने भी बल लगते हैं उसके बारे में था। इसके आगे हम जो ये बल है उसको संक्षिप्त में हम उसका अध्ययन करेंगे।